नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया, हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। हेल्थ मंत्रा हमारा एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करते हैं और आपके साथ जानकारी साझा करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नितेश कुमार श्रीवास्तव, जो एक सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं केजीएमयू लखनऊ से। तो डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। थैंक यू मैम। डॉक्टर, सबसे पहले हमारा सवाल दर्शकों के लिए ये है कि ऑटिज्म है क्या? देखिए, ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो मोस्टली बच्चों में देखा जाता है। अगर हम इसका हिंदी रूप देखें तो हिंदी में इनको बोला जाता है कि स्वलीनता, मतलब बच्चे अपने आप में खोए रहते हैं, अपने आप में लीन रहते हैं। वो उनका सोशल इंटरेक्शन बहुत कम रहता है, जैसे दूसरे बच्चों के साथ खेलना, दूसरे को रिस्पॉन्स करना, नेम से अपने नाम से बुलाने पे बच्चे देखते नहीं हैं, आई कांटेक्ट नहीं देते हैं। तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम होता है जो ऑटिज्म के बच्चे में देखा जा सकता है। मतलब एक ही चीज़ है कि वो अपने आप में खोए रहते हैं, उन्हें मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं रहता है, वो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। ये है कॉमन ऑटिज्म का डेफिनेशन। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो उसमें काफ़ी सिम्टम्स होते हैं। जैसे कोर सिम्टम्स होता है प्रॉब्लम इन सोशल कम्युनिकेशन। सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम देखा जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि एक टिपिकल बच्चा है जिसको आप नाम से पुकारेंगे, वो बच्चा नाम से पुकारने पर आपकी ओर देखता है, आपको स्माइल देता है। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको ऑटिज्म के बच्चे में नहीं दिखेंगे। आप उन्हें नाम से पुकारेंगे तो मे भी 10 बार आप पुकारे तो शायद वो एक बार देख ले, अदरवाइज वो नहीं देखते हैं, वो अपने किसी पर्टिकुलर चीज़ों में खोए रहते हैं। दूसरा है कि उनके कुछ कुछ रिपीटिटिव बिहेवियर्स रहते हैं, जैसे हैंड को फ्लैपिंग करना, रॉकिंग करना, या किसी पर्टिकुलर चीज़ को देखना, व्हील को घुमाना या टॉयज़ को लाइन में लगाना। ये सब कॉमन फीचर देखे जाते हैं ऑटिज्म में। तीसरा है कि उनका इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है, जैसे रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होता है। रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट का मतलब है कि वो अपनी चीज़ों में खोए रहेंगे, वो किसी दूसरे काम में नहीं जाते हैं। आप उनको बार बार बुलाइएगा फिर भी वो ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अपनी चीज़ों में उनका ध्यान रहेगा, वो अपनी चीज़ों में खोए रहते हैं। तो ये सब कुछ कॉमन फीचर्स हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो ऑटिज्म में और भी काफ़ी एडिशनल फीचर्स होते हैं, जैसे किसी बच्चे में सीजर्स के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किसी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बिहेवियर वन ऑफ द कॉमन है, ऑटिज्म को बोला जाता है कि इट्स ए सोशल कम्युनिकेशन बिहेवियर प्रॉब्लम। तो बिहेवियर मोस्टली आपको लगभग सभी बच्चों में देखने को मिलता है। बिहेवियर में एंजाइटी बिहेवियर है, टेंट्रम शो कर सकते हैं, कभी कभी बच्चे अपने आप को सेल्फ हिटिंग भी करते हैं या दूसरे को मार भी सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि ऑटिज्म नहीं बोल सकते हम, इसको बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो एक स्पेक्ट्रम है, यानी कि बहुत कम से लेकर बहुत ज़्यादा तक बिहेवियर होता है। इनको आप ऐसे देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। लोअर साइड में भी सिम्टम्स हो सकते हैं और हायर साइड में फिर काफ़ी सिम्टम्स हो सकते हैं। बट कोर सिम्टम्स है ये सोशल कम्युनिकेशन, रिपीटेटिव बिहेवियर एंड रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। इन तीनों के बेसिस पे ही मोस्टली सिम्टम्स होते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे, जैसे बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं तो माँ बाप इतना ध्यान नहीं देते हैं, या बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो किस एज में ज़्यादा हाई रिस्क रहता है? मैम, रिस्क जैसे ऑटिज्म है, ये मैंने बोला कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो ये बर्थ के समय से ही होता है। तो आपको टिपिकल 6 मंथ, 9 मंथ या 12 मंथ तक आपको सिम्टम दिखने लगेंगे। जैसे मैंने बताया कि सोशल कम्युनिकेशन है, बच्चा नेम से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, अपने में खोया हुआ है, ये चीज़ दिखने लगते हैं 9 मंथ और 12 मंथ तक। बट जैसा कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, मोस्टली डायग्नोसिस 3 ईयर्स तक होता है। 3 ईयर्स से पहले कोई डायग्नोसिस नहीं होता है। लेकिन कुछ है, जैसे एम चार्ट रिवाइज वर्सन है, उसको हम 16 मंथ तक भी हम क्वेश्चनियर करके एक स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि हमारे बच्चे में प्रॉब्लम है या नहीं है। मोस्टली ये स्क्रीनिंग ये बताता है कि हमारा बच्चा हाई रिस्क में है या नहीं है। अगर हाई रिस्क में है तो डेफिनेटली उस समय हमें जाना चाहिए, किसी प्रोफेशनल से मिलना चाहिए। जैसे प्रोफेशनल्स में हैं, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हैं या पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे मिलना चाहिए। वो फिर फर्दर फाइंड आउट करते हैं कि बच्चे में प्रॉब्लम है कि नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताना चाहते हैं हम कि ऐसा नहीं है कि ऑटिज्म में कुछ आप ब्लड टेस्ट, एक्सरे या एमआरआई करके फाइंड आउट कर लेंगे। ये टोटली बेस्ड होता है ऑन द बिहेवियर, बच्चे के बिहेवियर पे, ऑब्जर्वेशन बेसिस पे होता है। तो जैसा कि आपने रिस्क का बात किया, तो बच्चे में सिम्टम्स तो एट द बर्थ है, लेकिन 3 ईयर्स तक ये सिम्टम्स काफ़ी आ जाते हैं। तो अगर बात करें कि रिस्क कब है, तो अगर 3 ईयर्स से पहले हमें पता चल जाए कि हमें बच्चे में प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उनके अर्ली इंटरवेंशन के लिए जा सकते हैं। अर्ली इंटरवेंशन मतलब बोला जाता है कि जितना जल्दी हम इंटरवेंशन करेंगे वो बच्चे नियर टू नॉर्मल हो सकते हैं। नियर टू नॉर्मल कहने से बेटर है कि हम ऐसा बोले कि वो मेन स्ट्रीम में जा सकते हैं, दूसरे बच्चों के साथ
अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अर्ली आइडेंटिफाई करें। जैसे आपको अगर लग रहा है कि 12 मंथ तक बेबी में आई कांटेक्ट नहीं है, नेम रिस्पॉन्स नहीं है, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी जैसे मैंने बताया एम चार्ट आर रिवाइज वर्जन है, उसको देख के उस पर जो क्वेश्चनियर है उसको टिक करके आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं कि बच्चे में कितना प्रॉब्लम है। फिर फर्दर आप किसी प्रोफेशनल से मिल सकते हैं। सर जैसे अभी एक ट्रेंडिंग में वर्ड है वर्चुअल ऑटिज्म, तो ऐसा सुनने में है कि क्लासिकल ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म में डिफरेंस क्या है? मोस्टली मैम वर्चुअल ऑटिज्म डिजिटल ऑटिज्म भी बोलते हैं। मोस्टली इसका रीज़न है कि हम जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन से एक्सपोजर उनको मिल रहा है, जैसे लैपटॉप हुआ, मोबाइल हुआ, उसमें वो कंटिन्यू उसमें बैठे रहते हैं या काफ़ी टाइम उसके साथ व्यतीत कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको ऑटिज्म टाइप के सिम्टम देखा जाता है। इसको हम वर्चुअल ऑटिज्म बोलते हैं। बट मेडिकल लिटरेचर में ऐसा कुछ वर्ड नहीं है, हम प्रोफेशनली हम लोग बोल देते हैं कि वर्चुअल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायग्नोसिस डिफरेंस है, डायग्नोसिस सेम ही है। हम सेम जो क्राइटेरिया है, जैसे मैंने एम चार्ट बोला, कार्ड्स है, ईसा स्केल है, इससे ही फाइंड आउट करते हैं कि ऑटिज्म का सिम्टम है कि नहीं। बट वर्चुअल में ये बोला जाता है कि टेम्प्रोरी है, परमानेंट नहीं है, और जैसे हम स्क्रीन हटाते हैं तो उनमें चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये चेंजेस कितना आएगा, पूरा ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताना मुश्किल है। लेकिन हाँ, स्क्रीन हटाने के बाद बच्चे में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलता है। तो वर्चुअल ऑटिज्म आप बोल सकते हैं कि स्क्रीन के एक्सपोजर्स के कारण ही ज़्यादा होता है, और स्क्रीन को अगर हटाते हैं तो उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। तो वो ऑटिज्म में क्लियर नहीं मैम होता फीचर है। तो ऑटिज्म के हैं, तो ऑटिज्म में ही डायग्नोसिस ऑटिज्म में होगा, लेकिन वर्चुअल करके तो ऐसा उसे क्योर करने का कुछ जल्दी हो जाता है, जैसे जल्दी क्योर हाँ किया जा डेफिनेटली सकता मैम, है? अगर हमें क्लासिकल है तो उसके लिए वो जेनेटिक हो सकता है या ऐसा कुछ है? देखिए क्लासिकल में काफ़ी होते हैं, काफ़ी कॉजेज हैं, जैसे जेनेटिक होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, सब काफ़ी हैं। बट इसमें ये है कि हाँ, हमारे स्क्रीन के एक्सपोजर से हुआ है, तो अगर हम स्क्रीन को हटाते हैं और थेरेपी करें, थेरेपी का मतलब होता है कि हम बच्चे के साथ इंटरेक्शन को ज़्यादा करें, रेदर देन बाय यूजिंग मोबाइल और ये लैपटॉप और जो भी स्क्रीन है, उससे ज़्यादा हम उसके साथ इंटरेक्ट करें, तो उन बच्चों में चेंजेस दिखने को मिलता है। बट यहाँ हम फिर बोलना चाहते हैं कि ऑटिज्म के अगर फीचर्स हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वेदर इज अ वर्चुअल और रियल ऑटिज्म। फीचर्स हैं, हो सकता है माइल्ड फीचर हैं, बच्चे मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं थेरेपी के बाद, या हो सकता है कि वो नहीं भी आ सकते। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि वर्चुअल ऑटिज्म है तो वो थेरेपी से पूरे ठीक हो जाएंगे। तो ये जो रेड फ्लैग साइंस होते हैं, ये क्या होते हैं? रेड फ्लैग साइन मोस्टली ये है कि जैसे पर्टिकुलर कुछ एज तक अगर बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, सपोज कीजिए कि मैंने अभी बताया कि जैसे सोशल कम्युनिकेशन में बच्चे को प्रॉब्लम है। सोशल कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि जैसे एक छोटा सा बेबी है, आप उसको देख के स्माइल किए तो वो भी पलट के स्माइल करता है। ठीक है, तो ये सब रेड फ्लैग है। जैसे 9 मंथ 12 मंथ तक बच्चा आपको स्माइल नहीं दे रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ें बोल नहीं पा रहा है, पॉइंटिंग नहीं कर रहा है। जैसे कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑटिज्म में। जैसा कि मैंने बताया, कम्युनिकेशन आइदर वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। जैसे मोस्टली हम लोग दो तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, वर्बल यानी कि बोल के, नॉन वर्बल मतलब हुआ गेस्चर से, पॉइंटिंग से। तो ऑटिज्म में दोनों चीज़ मिसिंग होता है। तो जब आप देख रहे हैं कि 12 मंथ के बेबी पॉइंट नहीं कर रहा है, आपके तरफ देख नहीं रहा है, नेम का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो ये सब एक साइंस है जो बता रहे हैं कि हाँ देयर आर सम प्रॉब्लम्स, हमें कुछ ना कुछ बच्चे में प्रॉब्लम है, हमें इसको देखना चाहिए। उसके अलावा हुआ बच्चा रिपीटेटिव बिहेवियर, जैसे हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, रॉकिंग कर रहा है, तो ये सब बताता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब रेड फ्लैग में आता है। जैसे 12 मंथ तक बेबी का एक वर्ड भी नहीं आया, या फिर कोई उससे बोल रहा है तो पर्टिकुलर किसी वर्ड को रिपीट कर रहा है, अपने में खोया हुआ है 12 to 16 मंथ तक, तो ये सब रेड फ्लैग साइन है जो हमें बताते हैं कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। और ऐसे समय में जैसा हमने बताया कि आप पर ये अवेयरनेस की कमी की वजह से लोग जान नहीं पाते हैं। बिल्कुल अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की कमी हम क्या बोले, पेरेंट्स तो बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है। वो इस प्रॉब्लम्स के लिए जैसे मैंने बताया कि आप एम चार्ट या कुछ कर सकते हैं, या किसी प्रोफेशनल से मिल सकते हैं। बेटर आपको प्रोफेशनल्स गाइड कर सकते हैं कि ये अर्ली सिम्टम ऑफ ऑटिज्म है या कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम है। ठीक है, और जितना जल्दी मैं फिर बोला कि जितना जल्दी ये आइडेंटिफाई हो जाता है उतना अच्छा है, ताकि हम थेरेपी शुरू कर सकते हैं एंड बच्चे में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। तो सर ये ADHD और ऑटिज्म में क्या फ़र्क है? मैम ADHD और ऑटिज्म, जिसको ASD बोलते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग डायग्नोसिस है। पर 30 to 40% में दोनों डुअल डायग्नोसिस भी होता है। जैसे एक ASD का बच्चा है तो उसमें ADHD के भी फीचर हो सकते हैं। बट अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें तो ADHD मोस्टली बोला जाता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि उनका अटेंशन पुअर होगा। अटेंशन पुअर का मतलब होता है कि सस्टेन अटेंशन, बच्चा
कोई भी एक्टिविटी कर रहा है उसमें थोड़ी देर किया और उसको फिनिश भी नहीं किया और दूसरी एक्टिविटी में चला जाता है, मतलब वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लिया हम कोई टास्क दिए तो बच्चा सस्टेन अटेंशन करके उसको कंप्लीट करेगा, लेकिन एडीएचडी के बच्चा कंप्लीट नहीं करते हैं, चले जाते हैं। दूसरा हाइपर एक्टिविटी होता है, वो बिल्कुल बैठेंगे नहीं, इधर उधर भागते रहेंगे, ठीक है। और कुछ इम्पल्सिविटी बिहेवियर्स होता है, जैसे वो कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हैं, थोड़ा कभी चीज़ों को डैमेज कर रहे हैं या कभी सेल्फ इंजरी, अपने आप को हिट कर रहे हैं, ये सब बिहेवियर होता है। बट अगर दोनों में डिफरेंस की बात करें तो दोनों अलग अलग सिम्टम है। जैसा मैंने बताया कि ईएसडी के सिम्टम्स होते हैं सोशल, कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर, पर्टिकुलर ये 3 चीज़ में। एडीएचडी अटेंशन है। अब अटेंशन की बात करें तो एडीएचडी में जो मैंने बताया कि सस्टेन अटेंशन का प्रॉब्लम होगा, लेकिन ऑटिज्म में अटेंशन होता ही नहीं, वो किसी पर्टिकुलर जगह पे फोकस करते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, कोई लेटर या नंबर को देखते रहेंगे और आप उसको बुलाएंगे तो शिफ्टिंग नहीं कर पाते, अटेंशन को शिफ्ट नहीं कर पाते। तो ये कॉमन फीचर है जो एडीएचडी और एएचडी में बताता है। तो दोनों में सेम थेरेपी या जो भी क्योर करने की थेरेपिस्ट होती हैं या क्लासेस होती हैं, वो दोनों में सेम ही मैम होती हैं या डिपेंड करता है। जैसे एडीएचडी और एएचडी में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। दूसरा होता है कम्युनिकेशन। जैसा मैंने बताया कि ऑटिज्म के बच्चे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, बट एडीएचडी के बच्चे हैं उनमें कम्युनिकेशन डिले होता है, बट वो जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, लाइक पॉइंटिंग, ये सब कर सकते हैं। सोशल की बात करें तो एडीएचडी के बच्चे दूसरे बच्चे के साथ खेलते हैं, थोड़ी देर के लिए जाएंगे, उनको धक्का मारेंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, फिर चले आएंगे। बट एएचडी के बच्चे अपने में खोए रहते हैं, वो थोड़ा सा भी इंटरेक्ट नहीं करते हैं। सेंसरी की बात करें तो सेंसरी प्रॉब्लम्स ऑटिज्म में ज़्यादा होता है, एडीएचडी में कम होता है। अब अगर जैसा आपने बताया उपचार के बारे में कि दोनों में क्या है, तो मैम दोनों में जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसको देखते हैं और उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे मैंने बोला कि सिर्फ अगर अटेंशन की प्रॉब्लम है, तो अगर एडीएचडी है तो उसमें अटेंशन की प्रॉब्लम क्यों है, हो सकता है इस सेंसरी इंटीग्रेशन के कारण है, तो हम उन पे सेंसरी थेरेपी काम करेंगे। अगर स्पीच डिले है तो हम स्पीच थेरेपी के लिए काम करते हैं ताकि उनके स्पीच पे करें। बट एएचडी में क्या है कि बच्चे का प्राइमरी फोकस अटेंशन ही नहीं होता है, तो पहले हम अटेंशन, इमिटेशन, ये सब पे काम करते हैं। थेरेपी सेम ही होगा, नाम से कहा जाए तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी है, ये सब सेम ही होता है, बट थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती है। ऑटिज्म में हमारा स्ट्रक्चर एक्टिविटी थोड़ा अलग होगा और इसमें एडीएचडी में अलग होगा। फिर क्या कितने चांसेस होते हैं, या इनकी मेडिसिन भी कुछ है, मेडिसिन से क्योर किया जा सकता है? देखिए मैम, अगर मेडिसिन की बात करें तो जैसा कि अभी तक ऑटिज्म का कॉजेज़ पता नहीं चला, इसलिए कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है जो इसके कोर सिम्टम पे वर्क करे। लेकिन जैसा हमने बताया कि कोर सिम्टम्स के अलावा और भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम होते हैं। जैसे मैंने बताया कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सीजर हो सकते हैं, तो ये सब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनमें मेडिसिन वर्क करता है, ठीक है, और मेडिसिन से हम इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। और भी हैं, ट्रेस एलिमेंट के कारण ऑटिस्टिक टाइप बिहेवियर आता है, कहीं कहीं मैंने पढ़ा था कि थायराइड के कारण भी ऑटिस्टिक टाइप बिहेवियर होता है, तो इन सब चीज़ों पे मेडिसिन वर्क कर सकता है। लेकिन जो हम बात करें ऑटिज्म के कोर सिम्टम्स का, कोर सिम्टम्स हम फिर से बता रहे हैं, जैसे सोशल कम्युनिकेशन हुआ, रिपीटिटिव जो बिहेवियर है या रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है, इन सब के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, कोई पर्टिकुलर ऐसा मेडिसिन नहीं है जो इन चीज़ों पर वर्क करे। हाँ, एसोसिएटेड सिम्टम्स के लिए वी कैन गो फॉर मेडिसिन। जैसे होम्योपैथी में होता है, आजकल लोग होम्योपैथी में क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, मेडिसिन से भी क्योर किया जा सकता है, या बच्चों को होम्योपैथी दे रहे हैं लोग। देखिए मैम, होम्योपैथी के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है या पढ़ा है, मोस्टली ब्रेन फंक्शंस को बढ़ाने के लिए वो लोग मेडिसिन देते हैं। जैसे हमारे एलोपैथ में भी ओमेगा-3 और ये सब मेडिसिन देते हैं, ये पर्टिकुलरली ब्रेन फंक्शंस को बढ़ाने के लिए, ताकि बच्चे की लर्निंग इंप्रूव हो। जैसे अगर बच्चे की लर्निंग इंप्रूव होता है तो डेफिनेटली वो न्यू स्किल्स को सीखेंगे, और न्यू स्किल्स सीखेंगे तो आपको उनके बिहेवियर में कमी दिखेगा। बट पर्टिकुलरली ऑटिज्म को क्योर करने के लिए होम्योपैथिक में दवा है, मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है। नहीं, लोग जैसे घरेलू उपचार में ऊटनी का दूध, मैंने कहीं पढ़ा था कि लोग ऊटनी का दूध देने से या ऐसा कुछ भी स्टडी आता है कि अगर कैमल्स मिल्क देते हैं तो बच्चे में फ़ायदा होता है। रीज़न इसका ये है कि कैमल में जैसे मैंने बोला गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो एक ग्लूटीन होता है, ग्लूटीन सब्सटेंस जो मोस्टली मिल्क में पाया जाता है। अगर हम उसको हटाते हैं तो गट का इन्फ्लामेशन कम होता है और कुछ बिहेवियर में आपको दिखेगा कि बिहेवियर बच्चे के इंप्रूव हो रही हैं। बस ये हो सकता है कि हाँ, कैमल मिल्क से बिहेवियर थोड़ा इंप्रूव कर जाएगा, बट हाँ, कोर सिम्टम जैसे कि ऑटिज्म को क्योर कर देता है, ऐसे कोई कहीं ऐसा लिटरेचर नहीं मिला है मुझे।
चलिए, आपने सर जैसे थायराइड की बात की, तो क्या अर्ली प्रेगनेंसी जैसे होती है, तो क्या उसमें हम इन चीज़ों को क्योर करने के लिए कोई टेस्ट या ऐसा होता है जो हमें पता डेफिनेटली चल मैम, पाए? अर्ली प्रेगनेंसी में ये सब तो डॉक्टर टेस्ट कराते ही हैं, जैसे विटामिन डी हुआ, थायराइड हुआ, ये सब चीज़ें टेस्ट कराते हैं। और उस समय ज़्यादा लिखता है, ज़्यादा अगर निकलता है तो डॉक्टर्स उस पर वर्कआउट करते हैं। ओके। क्योंकि मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि उनके थायराइड बढ़े हुए हैं और ऑटिज्म सिम्टम्स आया है। जब उनको थायराइड की मेडिसिन दी गई तो उनमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिला। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑटिज्म कम्प्लीटली ठीक हो गया, बट मेडिसिन के बाद उनमें चेंजेस काफ़ी देखने को मिला। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि हाँ, कुछ चीज़ें जैसे ऑटिज्म के कॉजेज़ की बात करें तो कोई एक ऐसा कॉज नहीं है जो बता सकते हैं कि हाँ पर्टिकुलर इस कारण ऑटिज्म होता है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि ट्रेस एलिमेंट है, ग्लूटीन है, या आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो अगर ये सबको एलिमिनेट करते हैं तो बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आता है। तो थायराइड भी वही है मैम, अगर थायराइड का मेडिसिन देते हैं और थायराइड नॉर्मल आता है तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स बच्चे के इंप्रूव होते हैं। सर, बच्चों का डाइट कितना इस पे बेस रहता है कि डाइट की वजह से भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, या केवल जो है दिक्कत है वो होगी? नहीं, डेफिनेटली डाइट का बहुत बड़ा रोल है मैम। डाइट का से रोल का मतलब हुआ कि हमें क्योंकि बहुत बच्चों में देखा गया है कि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होती है, तो हमें उनको एक बैलेंस डाइट देना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब हुआ कि उनको कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब बैलेंस वे में मिले। अब अगर ऑटिज्म की बात करते हैं तो कुछ स्टडी बता रहे हैं, जैसे एक GFCF डाइट होता है, ग्लूटीन फ्री कैसीन फ्री डाइट। जैसे कैसीन में एक मिल्क प्रोटीन है जो मिल्क में पाया जाता है, ग्लूटीन है जो हमारे व्हीट गेहूँ में पाया जाता है। तो अगर इनको एलिमिनेट करते हैं तो कुछ स्टडी के अनुसार कुछ बच्चों में के बिहेवियर में चेंजेज आए हैं, बिहेवियर हुआ और सोशल इंटरेक्शन में चेंजेज आए हैं। तो GFCF डाइट किया जा सकता है, बट हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सारे बच्चों को इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि लिटरेचर में भी लिखा है कि कुछ बच्चों में हुआ है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डाइट है जो हम लोग बोलते हैं वो है शुगर फ्री। शुगर फ्री का मतलब हुआ कि आप वाइट शुगर बिल्कुल नहीं दीजिए, क्योंकि वाइट शुगर डायरेक्टली लिंक है कि बच्चे में बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हाइपर एक्टिविटी आ सकता है। तो हम लोग पेरेंट्स को बोलते हैं कि वाइट शुगर तो बिल्कुल ना दिया करें। एंड प्रोसेस फूड हमें अवॉइड करना चाहिए। और इनफैक्ट ऑटिज्म नहीं, हर बीमारी के लिए मेरा कहना है कि ये 3 चीज़ तो अवॉइड करना ही चाहिए। प्रोसेस फूड हुआ, आर्टिफिशियल शुगर्स हुआ एंड वाइट शुगर, ये सब बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और इन सब का रोल है ऑटिज्म में। और डाइट की अगर बात करें तो इसके अलावा जैसे ओमेगा 3 सप्लीमेंट दे सकते हैं, विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब का रोल है मैम। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हम दे सकते हैं क्योंकि इससे बच्चे में चेंजेज आते हैं। मोस्टली ऑटिज्म के बच्चों में देखा गया है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। तो जो भी पेडिट्रिशियन या साइकेट्रिस्ट हैं वो इन सब पे काम करते हैं, इन सब से सप्लीमेंट देते हैं। सर, क्या ऑटिज्म मतलब ठीक होने के चांसेस कितने रहते हैं? ये बैक टू नॉर्मल बच्चा हो जाए, अपनी लाइफ जैसे नॉर्मल पीपल सर्वाइव करते हैं, वो भी बच्चा भी सर्वाइव करे आगे जाकर, तो इसके चांसेस कितने रहते हैं? मैम मतलब रियली डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कहीं ऐसे लिटरेचर में लिखा नहीं है कि कोई बच्चे ठीक हो जाएंगे या कुछ हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितना अर्ली पता चल जाता है, अर्ली इंटरवेंशन हो, सपोज कीजिए मैंने बताया कि 2 साल 2.5 साल में अगर हमें पता चल गया और उसका पर्टिकुलर थेरेपी देते हैं। एक स्टडी में मैंने पढ़ा है कि थेरेपी का मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसको लेके यहाँ से यहाँ घूम रहे हैं। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स 1-to-1 इंटरेक्शन थेरेपी देते हैं, या आइदर ए पेरेंट मेडिएटेड हो या थेरेपिस्ट के थ्रू हो, तो बच्चे में चेंजेस देखने को मिलता है, बच्चे इम्प्रूव करते हैं। अब ठीक हो सकते हैं कि नहीं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मोस्टली ये लिखा जाता है कि बच्चे इंप्रूव करते हैं और मेन स्ट्रीम में जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है थेरेपी, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर अर्ली इंटरवेंशन हो तो हम सोच सकते हैं कि बच्चा इंप्रूव कर सकता है और बच्चे मेन स्ट्रीम में जा सकते हैं। लोग आइडेंटिफाई नहीं करते कि अरे उसका पापा भी देर में बोला था, अरे उसकी मम्मा हाँ, भी ये देर सब में खाती हमारे थी, हमारे यहाँ ये सब ऐसा। प्रॉब्लम्स हैं कि हाँ। पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, हमारे इनके पापा भी लेट से बोले हैं तो ये भी बोलेगा। बट यहाँ हम पेरेंट्स को ये बोलना चाहते हैं कि लेट से बोलना एक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मैंने जैसे डिस्कस किया रेड फ्लैग के बारे में, ऑटिज्म के सिम्टम्स के बारे में, ये भी देखें। हम सिर्फ बोलने से बच्चे को ये नहीं कह सकते हैं कि ये ऑटिज्म है कि नहीं है। हो सकता है बच्चा लेट से बोला हो, लेकिन उसके साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम्स है, जैसे सोशल कम्युनिकेशंस का है, बिहेवियर्स का है, ये सब सिम्टम्स बता रहा है कि ऑटिज्म है। तो जितना जल्दी हम फाइंड आउट कर ले ऑटिज्म है और जितना जल्दी उसको एक्सेप्ट करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी Right. कंट्री में पेरेंट्स हाँ, एक्सेप्ट नहीं accept करते नहीं करना हैं, नहीं चाहते, मेरे बिल्कुल, बच्चे को ऐसा बिल्कुल। क्यों है। तो हम जितना जल्दी एक्सेप्ट करें और जितना जल्दी उनकी थेरेपी स्टार्ट करें तो उससे इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सर, इसमें स्क्रीनिंग का क्या रोल है? मैम स्क्रीनिंग, जैसे बच्चे मोस्टली हमने बोला कि खोए रहते हैं। हाँ। अब स्क्रीनिंग उनको देंगे तो बच्चा ओबियसली स्क्रीन में खोया रहेगा, और स्क्रीन में खोएगा तो इंटरेक्शन नहीं करेगा, वो तो अपने आप में खोया हुआ है। मैंने पहला ही चीज़ बताया कि थेरेपी का मतलब ये नहीं है कि हम उसको पकड़ के थेरेपी दे रहे हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थेरेपी ऑटिज्म में जो है वो है हमें इंटरेक्शन बढ़ाना है बच्चे के साथ। इंटरेक्शन मतलब हमें बढ़ाना है, ना कि
फ़ोन या लैपटॉप या मोबाइल से, Exactly. ठीक है? ये सब मीडिया का क्योंकि यूज़ नहीं बिजी करना है। शेड्यूल में लोग मोबाइल दे दिए, अपना काम हाँ, कर लिए, बिल्कुल, टीवी बिल्कुल। ऑन कर दिया, अपना यही काम गलत है और खत्म बच्चे कर उसमें लिए। खोए रहते हैं, जो एक प्रॉब्लम है। मेरे पास कितने ऐसे बच्चे मैंने देखा है जो यूट्यूब के राइम्स बोलते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उनको भूख लगी है, वो नहीं बोल सकते, लेकिन राइम्स पूरे-पूरे सुनाएँगे, तो उसमें बिल्कुल खोए रहते हैं। तो हम पेरेंट्स को यही एडवाइस देते हैं कि स्क्रीन टाइम जितना कम कर सकें। इवन नॉर्मल बच्चों के लिए भी बोला जाता है 0 to 5 ईयर्स में हमें स्क्रीन टाइम 20 to 30 मिनट देना चाहिए। ऑटिज़्म बच्चे अगर डायग्नोज होते हैं तो हम उनको पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप बिल्कुल नहीं दीजिए, 10 मिनट्स भी नहीं दीजिए, 5 मिनट्स भी नहीं दीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ खोएंगे। उससे बेटर है कि आप इंटरेक्शन कीजिए, आप खुद मोबाइल बनिए, पर आप बच्चा खुद लैपटॉप बहुत बनिए। जैसे बहुत एडिक्टेड होता है तो बहुत टेंट्रम करता है, फिर माँ बाप डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली मजबूर होकर दे देते हैं। बच्चे में ये जो होता है इसको बोलते हैं लर्न बिहेवियर। उनको पता है कि टेंट्रम करने से आप दे देंगे, लेकिन जब आप 1 दिन नहीं देंगे, 2 दिन नहीं देंगे, तो धीरे-धीरे बच्चे का टेंट्रम कम हो जाएगा। जब उनको पता चल जाएगा कि हमारे इस बिहेवियर से हमें नहीं मिलेगा, तो उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे ना। हमारा लर्न बिहेवियर वो इसी को बोला जाता है कि हम जिस बिहेवियर को करते हैं और वो रीइंफोर्स हो गया, जैसे मुझे मिल गया वो चीज़, तो वो बिहेवियर रीइंफोर्स हो गया, तो उससे हम लर्न कर लिए कि हाँ, ऐसे बिहेवियर दिखाने से मुझे ये चीज़ मिल सकता है। तो हम अगर उसको ना देंगे तो जी। डेफिनेटली बच्चा धीरे-धीरे इस चीज़ को सीख जाएगा और एक्सेप्ट करेगा कि हमें नहीं मिलेगा। तो पेरेंट्स का यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि उन चीज़ को ध्यान दें, उन्हें नहीं दें। जैसे पेरेंट्स, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैं क्या देखा हूँ कि पेरेंट्स का ये कहना है कि सर हमारे घर में गेस्ट आ गए, ओके। अब उनके सामने हम क्या करें? बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है। हमारे क्या बोलते हैं, सास-ससुर हैं या मम्मी-पापा हैं, वो डाँटने लगते हैं कि रो रहा है, देखो बच्चा नहीं। रोए नहीं, हाँ, उसे कि चुप दे रहे, दो, वो देने कुछ में भी क्या जा रहा है? करे। लेकिन नहीं, जिस चीज़ से हमें प्रॉब्लम हो रहा है हम क्यों दें? जब हमें लग रहा है कि स्क्रीन से इसके प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं तो हमें नहीं देना चाहिए। अब हमें पता है कि हमें कुछ ऐसी बीमारी है जो एक पर्टिकुलर चीज़ खाने से बढ़ जाएगा, तो हम नहीं खाएँगे ना। तो वहाँ स्क्रीन है, स्क्रीन एक फैक्टर है जिससे उनकी सिम्पटम्स बढ़ रहे हैं, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप अपने जो ग्रैंडमदर है, ग्रैंडफ़ादर हैं, जो गेस्ट आ रहे हैं, उनको भी समझाइए कि बच्चे को प्रॉब्लम्स है और हमें देने से ये बढ़ जाएगा, ठीक है? नेचुरली ये नेचुरल चीज़ है कि टेंट्रम बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ही दिखाते हैं, पेरेंट्स नहीं झेलता है। टेंट्रम वो बच्चे अपने पेरेंट्स से दिखाएँगे, लेकिन हमें उसको डील करना है कि कौन सही टेंट्रम है, किस टेंट्रम पे हमें देना चाहिए, किस टेंट्रम पे नहीं देना चाहिए। आजकल बच्चों को कोई रोने नहीं देना चाहता है कि नहीं ठीक है, थोड़ी देर देख लेने दो, कुछ नहीं होता है, सब बच्चे देखते हैं। बिल्कुल, सही बात है मैम, और रोने नहीं देना चाहिए। हम भी मानते हैं कि बच्चे को रोने नहीं देना चाहिए, लेकिन यही बात हम बोल रहे हैं ना कि जिस चीज़ से प्रॉब्लम है उसे हमें नहीं देना चाहिए। आप समझिए कि हम एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिससे उसके प्रॉब्लम्स को बढ़ेगा, तो हमें उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। सही सही। सर जैसे आप मतलब इतने बच्चों को ट्रीट करते होंगे, लेकिन क्या ये आफ्टर कोविड का कुछ इम्पैक्ट है या फिर ये रेशियो नॉर्मल है? मैम कोविड में लॉकडाउन हुआ था। कोविड में लॉकडाउन होने के बाद ऑटिज़्म बच्चे में रिग्रेशन हुआ था। जो ऑटिज़्म बच्चे पर्टिकुलरली थेरेपी ले रहे थे, जैसे स्पीच थेरेपी हुआ, ओटी हुआ, ये सब सारे बंद हो गए थे लॉकडाउन के दौरान। प्रॉब्लम आने का मेन वजह है कि स्कूल बंद होना। ऑटिज़्म के बच्चे हैं जो अपने रूटीन पे वो स्टिक रहते हैं, तो उनका जो नॉर्मल रूटीन था, जो शेड्यूल था, वो ब्रेकअप हो गया, उससे उनके बिहेवियर बढ़ गए। लेकिन ऑटिज़्म लॉकडाउन के दौरान मतलब ये क्वेश्चन इसलिए है कि लॉकडाउन के दौरान बच्चे को स्क्रीन ज़्यादा दिया गया, उससे ऑटिज़्म के प्रिविलेंस बढ़े। तो ऐसा कुछ हमें कहीं नहीं दिखा मैम कि प्रिविलेंस बढ़ा है लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन के दौरान प्रिविलेंस नहीं बढ़ा है, लेकिन हाँ, जो बच्चे ऑटिज़्म थे उनकी थेरेपी नहीं हो रही थी, उनके रूटीन डिस्टर्ब हुए, इससे उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ा। और कुछ पेरेंट्स का कहना है कि उनके बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखा क्योंकि वो घर में थे तो ज़्यादा टाइम दिए। तो यहाँ हम दोनों चीज़ को बोल सकते हैं, बट लॉकडाउन से इंसिडेंस में कोई फ़र्क नहीं आया। अच्छा, बच्चों की वैक्सीनेशन का भी असर आता है इस पे? मैम कुछ थ्योरी हैं, कुछ थ्योरी के अनुसार बोला जाता है कि जो वैक्सीन्स होते हैं उसमें हैवी मेटल होते हैं, और वन ऑफ द कॉज जो है ऑटिज़्म का वो बोला जाता है हैवी मेटल पॉइजनिंग। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम कुछ डॉक्टर्स का सुन रहे थे, उन्होंने बोला कि खासकर जो टाइफाइड है, हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, इन सब के वैक्सीन्स में मरकरी रहते हैं, हैवी मेटल्स, वो टॉक्सिक हैं। कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिनको वैक्सीनेशन के बाद देखा गया कि ऑटिज़्म सिम्टम आए हैं, बट ऐसा कोई स्टडी नहीं है जो बता सकता है कि नहीं सिर्फ वैक्सीन ही रेस्पॉन्सिबल है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वैक्सीन रेस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, बट हाँ, कुछ बच्चों में ये देखा गया है, कुछ थ्योरी है। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको लगेगा कुछ थ्योरी ऐसे हैं जो बताते हैं कि वैक्सीनेटेड इज़ वन ऑफ द कॉज, और मैंने बताया कि हैवी मेटल एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। तो हो सकता है कि वैक्सीनेशन से होता है, बट इसका कोई एविडेंस नहीं है, 100% प्रूव नहीं है कि हाँ वैक्सीन से ही ऑटिज़्म होता है। जैसे सर रेशियो की बात करें तो क्या ऐसा रेशियो है कि गर्ल्स और बॉय का, कि हाँ, बिल्कुल, बॉयज़ में बिल्कुल ज़्यादा, जो मदर से जो पेरेंट्स हमें मिले या हमने जिनसे बात की,
तो मोस्टली बॉयज़ के पेरेंट्स ही थे। मैम मोस्टली जो इसका इंसिडेंस है बोला जाता है कि 1:4 है, मतलब 4 बॉयज़ में एक फीमेल ओके। को ऑटिज्म होता है, ठीक है। बट जब हम इसको देख रहे थे तो फीमेल में मोस्टली डायग्नोसिस कम होता है। नंबर एक है कि डायग्नोसिस कम होता है। फिर मैंने कुछ और स्टडी देखे, उसमें लिखा है कहीं कहीं पे 1:4 है, कहीं लिख रहे हैं 1:3 है, कहीं लिख रहे हैं 1:2 भी है, ठीक है। बट फीमेल में सिम्टम्स यूजुअली कम दिखते हैं रेदर देन बॉय, ठीक है। बट जितने भी आप सीडीसी के रिपोर्ट है उनको देखिएगा तो बताया गया है कि 4 मेल बच्चे में एक फीमेल को ऑटिज्म होता है। फीमेल में इंसिडेंस कम है एज कम्पेयर टू मेल। और फीमेल में एक्चुअली क्या होता है कि जैसे जितने भी हाइपर एक्टिविटी, जितने भी बिहेवियर हैं, वो मेल में ज़्यादा दिखता है, फीमेल में कम दिखता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि फीमेल डायग्नोज नहीं होती है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो जैसा कि हमने बताया कि जो रिपोर्ट है वो तो यही है कि मेल इज़ मोर अफेक्टेड देन फीमेल। ओके। सर, आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स देना चाहें जिससे वो भी अपने बच्चों को क्योर कर सकें, चीज़ें जान सके, समझ सके, अगर उन्हें सिम्टम्स पता करना है तो वो भी उन्हें जानकारी हो उस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल मैम। जैसा मैंने अभी आपसे बात किया रेड फ्लैग के बारे में, तो हम पेरेंट्स को यही करना चाहते हैं कि सबसे पहले इस चीज़ को पहचाने कि आपके बच्चे में प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आपको 12 मंथ या 16 मंथ तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हाँ ये बच्चे हाँ बोल जी। नहीं रहे हैं, आई कांटेक्ट नहीं दे रहे हैं, चीज़ों से उस ढंग से नहीं खेल रहे हैं जैसे खेलना चाहिए, जैसे टॉय से बच्चे खेलते हैं उस ढंग से नहीं खेल रहे हैं, तो उस दौरान आप उसका स्क्रीनिंग कीजिए। मैंने तो ये भी बताया कि आप ऑनलाइन एम चैट देख सकते हैं, एम चैट डिवाइस का करके उससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि बच्चा रिस्क में है कि नहीं। फिर जितना जल्दी हो सके आप किसी प्रोफेशनल से मिलिए और एज सुन एज पॉसिबल आप उसके थेरेपी स्टार्ट करें। थेरेपी स्टार्ट करने से होता है कि जितना अर्ली इंटरवेंशन हम देंगे उतना इम्प्रूवमेंट का चांस ज़्यादा होता है। तो आप जितना जल्दी हो सके उस चीज़ को ध्यान दें और इंटरवेंशन स्टार्ट करें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ बोलना चाहते हैं कि कुछ पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ऐसा नहीं, पहला चीज़ है कि बच्चे बच्चे हैं, पहले उनको यस। इस नज़र से देखिए कि वो बच्चा है। बच्चे के कुछ डिज़ायर होते हैं, बच्चे के कुछ प्ले होते हैं, वो उस ढंग से करते हैं। सब बच्चे करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं जाता हूँ देखता हूँ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी मम्मी उनको चॉकलेट नहीं खरीद रही है तो ज़मीन पे लेट जाते हैं। हाँ। ऑटिज्म के बच्चे भी लेटते हैं। तो यहाँ डिफरेंस नहीं है। ऑटिज्म के बच्चे के पेरेंट्स मुझे बोलेंगे कि नहीं सर इसको प्रॉब्लम है इसलिए ऐसे कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो टेंट्रम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उनको पेरेंट्स से वो चीज़ उनको चाहिए। तो और पहले उन्हें पता है कि हम ऐसा हमें करेंगे करने तो से मिल मुझे जाएगा, ये डेफिनेटली मिल मिल। जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप उसको पहचानिए और बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट कीजिए। बच्चे के ट्रीट का मतलब आप उसको टाइम दीजिए, अपना इंपॉर्टेंट टाइम दीजिए, उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ाइए, उनके साथ खेलिए, मोबाइल टीवी लैपटॉप ये सब से उनको दूर रखिए। आप जितना इंटरेक्शन करेंगे उतना इंप्रूवमेंट आपके बच्चे में दिखेगा। मैंने बताया है कि थेरेपी को भूल जाइए। मैं सब पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि थेरेपी सेकंड है, पहले आप बच्चे में इंटरेक्शन बनाइए, उनके साथ खेलिए। जब आप खेलेंगे, आप अपना क्वालिटी टाइम देंगे तो बच्चा आपके साथ खेलना शुरू होगा। जब खेलना शुरू होगा तो डेफिनेटली उसका आई कांटेक्ट, रिस्पॉन्स ये सब इंप्रूव होंगे और यही सब इंपॉर्टेंट फीचर है जो ऑटिज्म में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप इस चीज़ को पहचानें और अपने बच्चे को टाइम दें, उसके साथ खेलें, लेकिन ध्यान रखें कि बच्चा बच्चा है, बच्चे के अनुसार ही उसको टाइम दें। सर, एक सवाल दर्शकों का ये भी रहता है, क्या ऑटिज्म के बच्चों का आईक्यू लेवल कम रहता है? मैम कुछ हद तक मैंने देखा है कि कुछ हद तक बच्चों का कम होता है, लेकिन कहीं कहीं बच्चों का ज़्यादा भी होता है। जैसे आपने सुना होगा हाई फंक्शन ऑटिज्म, वहाँ पे बच्चों का ज़्यादा आईक्यू होता है। कुछ बच्चों के एवरेज होते हैं और कुछ जो सीवियर लेवल के बच्चे हैं जो जो सीवियर ऑटिज्म में आते हैं उनके कम भी होते हैं। तो ये सिर्फ आईक्यू के बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते कि ऑटिज्म के बच्चे में आईक्यू लेवल कम होता है। ठीक है, 30 to 40% में आईक्यू लेवल एवरेज होता है, उस अदर 30-40% में आईक्यू लेवल कम होता है, उनके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। 16 to 20% में आईक्यू लेवल हाई भी होता है जिसको हाई फंक्शन ऑटिज्म बोल सकते हैं। तो डॉक्टर, ऐसा सुनने में आया है कि क्या ऑटिज्म के बच्चों को सुनने में भी दिक्कत होती है? नहीं, मोस्टली बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया कि उनको अटेंशन में प्रॉब्लम होता है। जैसे जैसे कि मैंने बोला कि नेम रिस्पॉन्स पुअर होता है, तो आप नाम से बुलाएंगे तो बच्चा आपकी ओर देखता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सुनने में प्रॉब्लम है। हियरिंग इम्पेयरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनका रिस्पॉन्स स्लो है, वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो कितने हैं प्रोफेशनल जो उस समय हियरिंग के टेस्ट कराते हैं, जैसे हुआ बेरा टेस्ट है, हियरिंग के कुछ टेस्टेज आते हैं, उससे फाइंड आउट हो जाता है कि बच्चे में हियरिंग प्रॉब्लम नहीं है, अटेंशन की प्रॉब्लम है। तो इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन बच्चों में हियरिंग का इशू नहीं है। और क्या इसमें किस टाइप की थेरेपीज बच्चों को दी जाती है? थेरेपी मैम अगर आप सिर्फ गूगल करेंगे तो आपको नंबर ऑफ थेरेपी दिखेगा कि इतनी तरह की थेरेपीज होती हैं, बट जो एविडेंस बेस्ड थेरेपी है मैं उसकी अगर बात करूं
तो यह सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी मोस्टली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी मतलब अगर आप देखें DSM-5 क्राइटेरिया देखें तो उसमें बोला जाता है कि लगभग एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि हर बच्चे में सेंसरी इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स होता है, या तो हाइपर और वो हाइपो होगा। तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है कि बच्चे का एंजाइटी लेवल मेंटेन रखे, बच्चे का अलर्ट लेवल मेंटेन रखे, जिससे कि उनमें लर्निंग कैपेसिटी बढ़े। सेकेंडरी है कि जैसे मैंने बोला कि स्पीच थेरेपी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन वन ऑफ द फीचर है जो इसमें बच्चे को प्रॉब्लम होता है, तो आप स्पीच थेरेपी करा सकते हैं। स्पीच एंड कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट थेरेपी है, जहाँ हम ये नहीं बोल रहे हैं कि फोकस हो इस कि बच्चा बोलने लगे, लेकिन पर कम्युनिकेशन बच्चा इज नहीं इम्पॉर्टेंट। बोलता होगा तो वो ज़्यादा इरिटेट होता होगा, वो अपनी डेफिनेटली, बातें एक्सप्लेन डेफिनेटली नहीं कर पा रहा है। मैम 80 to 90% बच्चों में इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन बिहेवियर इशू होता है। जैसे उसको पेट दर्द हो रहा है तो चिल्ला रहा है, रो रहा है, बट वो बता नहीं सकता कि उनको पेट में दर्द पेरेंट्स है। को भी दिक्कत हो रही है हाँ, कि तो इसको क्या दिक्कत कम्युनिकेशन हुई है। बिहेवियर ज़्यादा होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि स्पीच थेरेपी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है। हो सके बच्चे के वर्ड नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी करे तो काफ़ी बिहेवियर शांत हो जाएगा, काफ़ी बिहेवियर कंट्रोल किया जा सकता है। फिर स्पीच थेरेपी के अलावा बिहेवियर थेरेपी है एंड स्पेशल एजुकेशन है, ये सब सारे थेरेपी हैं जो किया जा सकता है। हाँ, वन इम्पॉर्टेंट होता है सोशल इंटीग्रेशन थेरेपी, क्योंकि बच्चे सोशली इंटीग्रेट नहीं करते हैं, तो हमें उन्हें ग्रुप में रखते हैं, सोशल इंटीग्रेशन थेरेपी कराते हैं ताकि वो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करे और खेले। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट थेरेपी है जो होती हैं। तो क्या सर ऑटिज्म के जैसे बच्चे हैं, नॉर्मल नहीं है या कुछ दिक्कत है उनमें, तो वो नॉर्मल स्कूलिंग तो कर सकते हैं? मैम डिपेंड करता है, जैसे काफ़ी बच्चे ऐसे आते हैं जो नॉर्मल स्कूल में अभी जा रहे हैं। हाँ, कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको शैडो टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर बच्चे में कम फीचर्स हैं, ठीक है, और काफ़ी हद तक ठीक हैं, वो स्कूल में बैठ सकते हैं, नॉर्मल बच्चों के साथ एक्टिविटी कर सकते हैं, तो नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं। बट कितने ऐसे बच्चों को मैंने बोला कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, तो शैडो टीचर अलाउ करते हैं, शैडो टीचर के साथ वो आराम से अपनी डेली एक्टिविटी कर लेते क्योंकि हैं। बुली होने की वजह से पेरेंट्स भी नहीं चाहते हैं कि जी, हमारे जी, हम जी। बच्चे को जी, भेजें जी। कि वो क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स चीज़ें से बता नहीं पाते बता हैं, तो नहीं इससे पाएंगे। प्रॉब्लम होता है कि स्कूल में उनके साथ क्या हो रहा है ये पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, ठीक है डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने का। थैंक यू। बहुत सारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों के लिए साझा की। तो आज हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में मौजूद थे डॉक्टर नितेश कुमार श्रीवास्तव, जिन्होंने हमें अपने बच्चों को ऑटिज्म से बचाने के लिए काफ़ी जानकारी साझा की है। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएंगी। तो स्वस्थ रहें और देखते रहें प्राइम टीवी।